ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम इनवर्स फंक्शन से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जो फंक्शंस और ग्राफ से मुतल्लिक है। उसमें आज हमने इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करने हैं। इनवर्स फंक्शन क्या है, कैसे किसी एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, इसके बारे में देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ, जो कि सेट एक्स से सेट वाई की तरफ है और वो वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। वन टू वन मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट हों, और ऑन टू होने का मतलब ये है कि उसकी कोडोमेन और उसकी रेंज बराबर हों, यानी वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो उस सूरत में उसका जो इन्वर्स है वो भी एक फंक्शन होता है, जिसको हम इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। मैंने यहाँ एक टर्म यूज किया कि उसका इन्वर्स भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन का इन्वर्स तो होता है हमेशा, लेकिन उस इन्वर्स का फंक्शन होना हमेशा जरूरी नहीं होता। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेट एक्स है और ये एक सेट वाई है। सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, और वाई के एलिमेंट्स हैं वन, टू, थ्री, फोर, चार। अच्छा, यहाँ एक फंक्शन हम लेते हैं जो ए को टू पर मैप करवाता है, बी को वन पर मैप करवा देता है, सी को भी टू पर मैप करवा देता है और डी को थ्री पर मैप करवा देता है। तो ये एफ, अगर हम इसको नाम दें, तो एफ एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। ओके। अच्छा, तो ये जो एफ हमने यहां पर बनाया है, ये एक फंक्शन है सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। अगर मैं इसे एज अ रिलेशन लिखूं तो किस तरह से लिखा जाना चाहिए? एफ एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए टू के साथ एसोसिएट है, बी वन के साथ एसोसिएट है, सी टू के साथ एसोसिएट है और डी जो है वो थ्री के साथ एसोसिएट है। तो ये एक फंक्शन तो है, लेकिन अगर हम इसका इन्वर्स लें तो इसका इन्वर्स किस तरह का होगा? यानी टू ए बन जाएगा, रिलेशंस का इन्वर्स जिस तरह से लेते हैं, इसी तरह बी वन की बजाय वन बी बन जाएगा, सी टू की बजाय ये टू सी हो जाएगा और डी थ्री की बजाय थ्री डी हो जाएगा। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो ये किस तरह की होगी? यानी ये हमारे पास सेट वाई होगा और ये सेट एक्स होगा। वाई के एलिमेंट्स थे वन, टू, थ्री, फोर, और सेट एक्स के एलिमेंट्स थे ए, बी, सी, डी। अच्छा, अब टू का इमेज ए है, सो टू का इमेज ए होगा। इसी तरह वन का इमेज बी है, ओके। टू का इमेज सी है और थ्री का इमेज डी है। तो ये अगर हम इसे नाम दें एफ इनवर्स का, तो ये एफ इनवर्स एक रिलेशन तो है लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इसकी जो डोमेन है वो पूरा सेट वाई नहीं है, यानी वाई में कुछ एलिमेंट्स फ्री हैं। और दूसरा ये कि वाई में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो इमेजेस बन रहे हैं, यानी टू का इमेज ए भी है और टू का इमेज यहाँ पर सी भी है। सो दैट्स वाई दिस एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन इस मुश्किल से बचा जा सकता है अगर ये फंक्शन एफ वन वन भी होता और ऑन टू भी होता। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और सी दो डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन उनका इमेज सेम है, ये वन वन नहीं है। इसी तरह ये ऑन टू भी नहीं है। वजह क्या है कि ये जो फोर है वाई में, ये फ्री आ गया है, इसकी रेंज वन टू थ्री है और इसकी जो कोडोमेन है वो वन टू थ्री फोर है। सो इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से एफ इनवर्स एक फंक्शन नहीं बन सका। तो इधर हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फंक्शन कुछ इस तरह का हो जो वन वन भी हो और जो ऑन टू भी हो, तो उस सूरत में फंक्शन का इन्वर्स जो है वो भी एक फंक्शन होता है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई हो तो फिर एक्स इक्वल एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखा जाता है। और इनकी डोमेन और रेंज का आपस में बड़ा बेहतरीन ताल्लुक बनता है कि जो फंक्शन एफ की रेंज होती है वो फिर उस एफ इनवर्स की डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन ऑफ एफ होती है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स बन जाती है। क्योंकि जो पहले फंक्शन एक्स से वाई की तरफ होता है तो एफ इनवर्स वाई से एक्स की तरफ होता है, तो डोमेन रेंज उनके बदल जाते हैं। ये देखिए, इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज गिवन बाय फिगर 8.12, फाइंड एफ इनवर्स एंड डिसाइड वेदर इट इज इनवर्स फंक्शन और नॉट। यानी एक तो इसका इन्वर्स देखें, क्या वो एग्जिस्ट करता है, और अगर है तो क्या वो फंक्शन भी है या नहीं है। तो फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है? एफ
1 1 2 4 3 9, यानी 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। अगर हम उसका इन्वर्स लेंगे तो यही प्रोसेस उलट हो जाएगा ना, यानी वन, इस वन का इमेज ये 1 हो जाएगा, 4 का इमेज 2 होगा, और 9 का इमेज 3 होगा, यानी वाई और एक्स इधर आ जाएंगे, और एफ इनवर्स इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एफ इनवर्स है ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन की डोमेन वाई है, एफ इनवर्स की रेंज एक्स है, जबकि पहले एक्स फंक्शन एफ की डोमेन थी और वाई जो था वो फंक्शन एफ का रेंज था। अच्छा, अब इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या है? एक तो ये था कि वेन डायग्राम अगर दी गई हो तो बड़ी आसानी से उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, लेकिन बाज औकात हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला दिया गया होता है, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में आप देखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x + 7 है, और हमें इसका इनवर्स मालूम करना है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाएं कि सबसे पहले आप ये राइट कर लें कि y इक्वल है एफ ऑफ एक्स। ओके, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ y, यानी हर x की जगह, यानी x को y की फॉर्म में लिखें। ओके, x को रिप्लेस कर दें एफ इनवर्स ऑफ y के साथ, और फिर उनमें तमाम में हर y को x के साथ रिप्लेस कर दें, ये इसका क्राइटेरिया है। और आखिर में आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। एफ इनवर्स जो है वो f का इनवर्स उसी सूरत में होता है जब f और एफ इनवर्स की कंपोजिशन आइडेंटिटी दे दे। तो ये आइडेंटिटी की सेंस में ही बात की गई है। खैर, हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x + 7। सबसे पहले हम ये लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमें मिला वाई इक्वल 5x + 7। हमने इसमें से एक्स को सेपरेट कर लिया, सो एक्स इक्वल हुआ y - 7/5। एक्स को हमने लिखा एफ इनवर्स ऑफ वाई, सो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज y - 7/5। हर वाई को एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया तो हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स मिल गया, जो कि x - 7/5 है। अब इनको कंपोज भी कर लेते हैं। एफ इनवर्स एफ अगर हम फाइंड करें, यानी फंक्शन एफ इनवर्स में हर एक्स की जगह एफ को पुट किया जाए, तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 5x + 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स बन जाएगा। तो एक्स का मतलब है कि ये इनवर्स, सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन बन चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज जस्ट इनवर्स फंक्शन से मुतालिक थी। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, कि अगर किसी फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाए। पहले, वैसे आमतौर पर हम उन फंक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करने जा रहे हैं जिनकी डोमेन और रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह के फंक्शंस के डिस्कस करने जा रहे हैं? एक तो लीनियर फंक्शंस हैं, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक फंक्शन, या नॉन लीनियर है ये तो y इक्वल एक्स स्क्वायर। वैसे क्वाड्रेटिक को भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जस्ट पैराबोलिक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर, इसमें x और कांस्टेंट टर्म शामिल नहीं है। और फिर स्क्वायर रूट फंक्शंस को भी देखते हैं कैसे ग्राफ बनाया जा सकता है। अच्छा, खैर, सबसे पहले हम लीनियर फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो याद रहे कि लीनियर फंक्शन को लीनियर इसी वजह से कहा जाता है कि उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो y इक्वल ए एक्स प्लस बी है, इसका ग्राफ एक लाइन बनेगी कैसे? हम इसको स्केच करना शुरू कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x + 1। ये सबसे ज्यादा अहम है कि हमें ग्राफ के बारे में आइडिया हो। अमूमी तौर पर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, हमारी डिग्री तो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन हमें ग्राफ के बारे में उस तरह से हौ नो नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। तो जरा सबसे पहले हम इनिशियली अभी स्टार्ट कर रहे हैं, समझें ग्राफ को। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ बेसिकली डोमेन की वैल्यूज को आप फंक्शन में पुट करते चले जाएं, तो जो आंसर्स आए वहां से पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, और उन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कर देने से उस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। हमारे पास फंक्शन है 3x + 1, हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, -4 तो y की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया -4, -11। तो -4 x के अलोंग और y के अलोंग -11, तो ये वो पॉइंट बना है -4 -11। इसी तरह -3 पुट करने से -8, तो -3 -8 ये पॉइंट मिला। -2 पुट करने से -5, एंड सो ऑन। तो ये तमाम पॉइंट्स मिल गए, और इन तमाम पॉइंट्स को मिला देने से हमें इसका ग्राफ मिल जाता है। और हमें यह पता होना चाहिए कि ये लीनियर फंक्शन है, यानी इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। इसके बाद अब आते हैं पैराबोला की तरफ, y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम x की वैल्यूज पुट करते चले जाएं तो देखते हैं y की वैल्यूज क्या आती हैं। x अगर हम -3, जरूरी नहीं है कि यही वैल्यूज पुट करनी है, कुछ और भी पुट की जा सकती हैं,
लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको इस तरह से टेबल बनाकर ग्राफ बनाना पड़े तो ओरिजिन से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज लाजमी ट्राई करें। अच्छा, -3 -2 -1 0 1 2 3 हमने पुट किए, हमें एक पॉइंट मिला -3,9। तो ये -3,9 ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट मिला -2,4। फिर है -1,1, फिर है 0 0। उसके बाद है 1,1, फिर है 2,4 और फिर है 3,9। तो इन तमाम पॉइंट्स को मिला देने से ये वाला हमारे पास एक ग्राफ बन गया, जो कि ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। ये एक पैराबोला है। आगे पैराबोला वाले चैप्टर में भी हम सेकंड ईयर में देखते हैं। इसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शंस। स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरह का है? y = स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये दो तरीके हैं इसके। एक तो ये कि इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाएं, इसकी डोमेन 0 या 0 से बड़े रियल नंबर्स हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को भी ड्रा करते चले जाएं, तो उसका ग्राफ बन जाता है। ओके। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। जैसे हम इन सर्कल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो x² + y² = a²। ये क्या है? ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस a है। ओके। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को पकड़ लें और इसमें से y को सेपरेट करें, तो y इक्वल होगा ±√a²-x²। यानी y के दो पार्ट बन गए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बजाते खुद ये जो y है ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ग्राफिकली अगर चेक करना हो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बेस्ट है। सिर्फ आप उसके ग्राफ को ये देख लें कि क्या हर वर्टिकल लाइन उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है। अगर ऐसा हो तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अगर इसकी बात की जाए तो x² + y² = a² एक सर्कल है। हम कोई भी वर्टिकल लाइन इस पर ड्रा करें तो वो इसे एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करती है, सो दैट्स वाई ये एक फंक्शन नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, y इक्वल प्लस माइनस करने से इसके दो पार्ट बन गए हैं। दो पार्ट कौन कौन से? यहां से इसको कट कर दिया गया। ओके। यानी एक ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये है y इक्वल +√a² - और जो नीचे वाला हिस्सा है वो नेगेटिव में है। यानी ये ओरिजिन से चौंके नीचे है ना, ये रहा ओरिजिन। तो इससे नीचे वाले पोर्शन में y नेगेटिव होता है, तो ये y इक्वल होगा -√a² - और अब ये दोनों अगर सेपरेट सेपरेट देखे जाएं तो ये दोनों फंक्शंस हैं। क्योंकि अगर आप कोई किसी एक पार्ट को पकड़कर उस पर कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट करती है, सो दैट्स वाई सेपरेटली ये दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन एज अ होल ये एक फंक्शन नहीं है। जरा ये ग्राफ देखिए, स्केच द ग्राफ्स ऑफ फंक्शन दिस y इक्वल +√4 - x² फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसके दो पार्ट अलग अलग कर लें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम y इक्वल √4 - x² को लेकर चलें तो ये क्या है? ये हमारे पास एक पैराबोला। अभी देखते हैं क्या है। y इक्वल पॉजिटिव है, यानी हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है उसमें y की वैल्यूज 0 से ज्यादा होंगी, यानी ऊपर की तरफ होगा, x एक्सिस से ऊपर होगा। x की वैल्यूज कहाँ से हमने पुट करनी है? -2 से, यानी 2 या 2 से लेस पुट करनी है। बल्कि इसका होना ये चाहिए था कि मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। ओके। तो -2 से 2 तक ही इसमें पुट होंगी, इसके अलावा और कोई पुट भी नहीं हो सकती। जब हम ये पुट करते हैं तो -2 पर आंसर आता है 0, ये वाला पॉइंट। ओके, -1 पुट करने से √3, तो -1 √3 ये पॉइंट। फिर 0 पुट करने से 2 ये पॉइंट। इसी तरह 1 पुट करने से √3 और 2 पुट करने से फिर 0। तो इन तमाम पॉइंट्स को मिला देने से ये ग्राफ बन गया। लेकिन ये भी मुकम्मल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है। अगर इसी तरह नेगेटिव वाला भी लिया जाए तो नीचे वाला ग्राफ बन जाएगा। ओके, ये जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके ग्राफ बनाना चाहें तो वो एक पूरा सर्कल ही बनेगा, जो कि एक फंक्शन नहीं है। लेकिन ये सेपरेटली ये दोनों फंक्शंस हैं। तो इस तरह से वैसे आपको जबानी भी पता होना चाहिए कि x² + y² = r²। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर इसमें y को इन टर्म ऑफ x लिखा जाए तो अपर और लोअर सेमी सर्कल बनेंगे, और अगर x को इन टर्म ऑफ y लिखा जाए तो फिर
लेफ्ट और राइट सेमी सर्कल्स बनेंगे। ओके। इसके बाद अब हमारे पास है पावर फंक्शन y इक्वल एक्स पावर n। और n क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और n एक रैशनल नंबर हो सकता है फॉर x पॉजिटिव। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, लाइक ग्राफ हमें ड्रा करना है y इक्वल एक्स क्यूब का। वैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर तो हम देख चुके हैं, ये पैराबोला है। y इक्वल एक्स भी देख चुके हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल एक्स क्यूब को अगर हम ड्रा करें तो यहाँ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी। उन तमाम को यहाँ पर ड्रा करने से ये एक कर्व मिलेगी, क्यूब कर्व। अच्छा, अगर हम y इक्वल एक्स पावर 4 को ड्रा करने लगे तो उस सूरत में भी टेबल बनाने से ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो एक पैटर्न देखिए जरा इनमें। अगर तो हमें ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल एक्स स्क्वायर का, तो ये रहा एक्स स्क्वायर। ओके। अगर हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल एक्स क्यूब का, तो ये रहा क्यूब। ओके, y इक्वल एक्स क्यूब। अगर हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल एक्स पावर 4 का, तो वो कुछ यूं जाएगा, ये ओरिजिन से ही पास होगा ये। ओके, दिस इज फॉर एक्स पावर 4। इसी तरह जब हम एक्स पावर 5 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो एक्स पावर 5 का ग्राफ कुछ यूं जाएगा ये। यानी ये दोनों में मौजूद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और फिफ्थ थर्ड में भी। इस तरह से ये आगे चलते चले जाएंगे। इसी तरह एक्स पावर 6 सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में होगा, एक्स पावर 7 फर्स्ट और थर्ड में होगा, एंड सो ऑन। तो इनके जरा आप सोचिएगा कि क्या इवन ऑड का तो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, अगर एन एक नेगेटिव इंटीजर हो और एक्स जीरो ना हो, तो उस सूरत में क्या है? मसलन बाय टेकिंग एक्स की कुछ एन मतलब ले रहे हैं -1, -2, -3 और -3। अगर -1 लिया जाए तो ग्राफ किसका हमने बनाना है? y इक्वल 1/x का। ये बड़ा फेमस है और इसको समझने की जरूरत है। अब देखें 1/x, अगर x हम एक छोटी वैल्यू करते चले जाएं, जरा गौर करें ना, अगर इसमें x की हम छोटी वैल्यू करेंगे तो ये y बड़ा होता चला जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू बड़ी पुट करेंगे तो x का आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब यह है कि जीरो के करीब करीब y की वैल्यूज बहुत बड़ी होने जा रही हैं और जीरो से दूर y की वैल्यूज छोटी होने जा रही हैं। तो ये इसका टेबल भी थोड़ा सा बनाया गया और ये इसका ग्राफ भी बनाया गया। ओके। यानी ये जैसे जीरो के पास आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से जब आएंगे तो ये ग्राफ इसी तरह नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इस वाई एक्सिस को कट कभी भी नहीं करेगा, ना टच करेगा। इसी तरह राइट साइड से आते हुए ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यही वजह कि आगे चलकर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड 1/x इज -इंफिनिटी, एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम राइट साइड 1/x इज +इंफिनिटी। सिमिलरली y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है, चूंकि ये पॉजिटिव है, x जो मर्जी पुट करें y का आंसर तो पॉजिटिव आना है, इसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस से ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये इसका ग्राफ है जी, y इक्वल 1/x स्क्वायर का। ये इसी तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। ये कुछ बेसिक से फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ आपको वैसे ही पता होने चाहिए, कभी भी आपको ड्रा करना आने चाहिए। y इक्वल 1/x क्यूब, फिर ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट की बात है। तो ये इस तरह से y इक्वल 1/x क्यूब, और 1/x पावर 4 फिर से पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि इसमें x जो मर्जी पुट करें y का आंसर पॉजिटिव आने। तो ये इसका रोल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर n एक नेचुरल रैशनल नंबर हो, लाइक 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये कर्व बन रही है। ये है y इक्वल 1/x पावर 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ x का। इसी तरह x पावर 1/3 लिया जाए तो उसका ग्राफ कुछ ये बनने वाला है। ओके। और अगर हम x पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ यहीं तक ही है। x पावर 1/4 का ग्राफ आप देख सकते हैं, x पावर 1/5 का ग्राफ इसी तरह से बनाया जा सकता है। एक ऐप है। अब चूंकि आप एफएससी के स्टूडेंट नहीं है तो आपको चाहिए कि आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें। ये ऐप आप नोट कर लें, जियो जबरा। ओके। ये आपके पास, आप अपने मोबाइल में इसको कर लें, प्ले स्टोर से ये डाउनलोड होगी। किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप इस पर बना सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि आपको वैसे पता हो, आप मैनुअली कर सकें, लेकिन अगर ना हो तो फिर कम से कम इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला ही बनेगा। लेकिन पैराबोला भी किस तरह का? अब पैराबोला को शिफ्ट करने की बात करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सर इनवर्स फंक्शन को चेक करने के लिए यूज होती है। एक मिनट, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट मस्ट कंटेन इनवर्स, ट्रू और फॉल्स? यस। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन भी होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या फंक्शन वन वन है या नहीं है। अच्छा जी, अब जरा इस फंक्शन का ग्राफ समझिए कि किस तरह से बनना है। y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बेसिकली ये ग्राफ्स की ट्रांसलेशन है। मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे याद करवाइएगा, जिसमें इस तरह के कुछ मतलब पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है, रिफ्लेक्शन कैसे करनी है, ग्राफ की रोटेशन कैसे करनी है, ग्राफ को स्ट्रेच कैसे करना है, ग्राफ को श्रिंक कैसे करना है, लेफ्ट साइड पर कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, राइट साइड पर कैसे करना है, अपर साइड पर कैसे करना है और लोअर साइड पर कैसे करना है। तो जरा देखें, अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो पहले तो उसका स्क्वायर कंप्लीट करें और उसको इस तरह से लिखें, x+2 होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब काम हम शुरू कहाँ से करेंगे? ये इन्होंने एक और तरह से बताया, लेकिन मैं इसके अलावा बता रहा हूँ कि आप क्या करें। सबसे पहले आप ग्राफ ड्रा करें एक्स स्क्वायर पर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनने वाला है? ये वाला ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ। ये है एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या है? x+2 होल स्क्वायर। अब ये जो x+2 है, ऐसा करें कि जब अगर x में +2 हो रहा है तो आप लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट्स मूव कर दें, 1 और ये 2, यानी ये ग्राफ आप बनाएं। ये ग्राफ किसका है? ये जो रेड में मैंने बनाया है, ये ग्राफ है x+2 होल स्क्वायर का। और जब हमने उसमें 1 ऐड भी करना है, तो 1 ऐड करते हुए आप क्या करें जी, उसके ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाएं। यानी ये जो ग्राफ हमने x+2 होल स्क्वायर बनाया था, इसे 1 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है ना ब्लू में, ये कौन सा ग्राफ है? ये है x+1 होल स्क्वायर +1 का ग्राफ है। तो ये तरीकाकार होगा। मैं अगर इन जनरल इसकी बात करूं कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो x+a होल स्क्वायर प्लस b का, तो आप क्या करें, ये जो a यूनिट है अपने ग्राफ को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करवाएं, और ये जो b है इसका मतलब है कि अपने ग्राफ को अपर साइड पर शिफ्ट करवाएं, b यूनिट। ओके, अब आप इन नीचे वाले तमाम फंक्शंस को भी ट्राई कर सकते हैं। ये जरा ऊपर ग्राफ देखें किस चीज का है। ये -x² होगा। ये जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो इसका मतलब है कि अगर सारी वैल्यूज पहले पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव होंगी, और अगर पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव होगी। यानी फंक्शन के साथ नेगेटिव लगा देने से सिर्फ इतना फर्क आता है कि जिस फंक्शन के ग्राफ में जो पोर्शन पहले एक्स एक्सिस से ऊपर बना होता है फिर वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, और जो पोर्शन पहले एक्स एक्सिस से नीचे होता है वो बाद में ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यानी ये नेगेटिव का रोल है। बेसिकली नेगेटिव लगाने से हमारा जो ग्राफ है वो रोटेट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, स्केची ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको भी रहने दें। आगे हमने कैलकुलस में ग्राफ्स को बड़ा इन डेप्थ पढ़ना है, तो आप वहां से इसको देखिएगा। हम्म अब ये याद रहे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला ही बनेगा। वो ऊपर की तरफ भी ओपन हो सकता है, वो नीचे की तरफ भी। हाँ, ax² + bx + c में अगर a पॉजिटिव होगा तो वो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो वो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। अच्छा, अब है इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स के ग्राफ्स आपस में मिल भी तो सकते हैं, तो उनके जो इंटरसेक्शन है वो कैसे फाइंड किया जाए? तो वो फाइंड करने के लिए आप उन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, तो वहां से जो एक्स और वाई मिलेंगे वो उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। जैसे ये देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन वाई विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली तो यहाँ से ये नजर भी आ रहा है कि ये पॉइंट ऐसा है जहाँ वाई एक्सिस और ये लाइन आपस में मिल रहे हैं, और इस पॉइंट पर ये लाइन और एक्स एक्सिस आपस में मिल रहे हैं। अब ये फाइंड कैसे करने हैं? तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0,
तो y इक्वल 0 और y इक्वल एक्स प्लस 4 को सॉल्व करने से हमें ये पॉइंट मिलता है। और इसी तरह x इक्वल 0 और x, इसमें x को 0 पुट कर देने से हमें y की वैल्यू मिलेगी जो कि 4 है। सो दिस इज द पॉइंट 0,4। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। तो अगर ये लीनियर फंक्शंस हैं f1x f2x, a1x प्लस b1 और a2x प्लस b2, तो इन दोनों को जस्ट सॉल्व कर लें। जैसे ये है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से मुताल्लिक है, तो उसमें इस तरह की बातें हैं, इसलिए वो शायद यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यहाँ दो लाइनें, एक ब्लू और एक ग्रीन, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, y इक्वल एक्स माइनस थ्री और दूसरी है y इक्वल 2x-5। आप बगैर इसके ग्राफ ड्रा किए इन दोनों को सॉल्व कर लें, यहाँ से x और y की जो वैल्यूज मिलेंगी वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो यहां से आप x की वैल्यू लेकर इसमें पुट कर दें या y को इक्वेट कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनेगी। इसका मतलब है x के दो आंसर आने वाले हैं और y का एक आंसर आने वाला है। तो यानी इस उस तरह y के भी दो आंसर ही आएंगे, सॉरी मैं एक बोल गया। तो जब x के दो आंसर आते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये और एक ये, यानी x एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो x की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की ये वैल्यू मिलेगी तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। x की दूसरी वैल्यू पुट करने से y की दूसरी वैल्यू मिलेगी तो हमें एक दूसरा पॉइंट भी मिलेगा। यानी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से अगर उनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो वो एक से ज्यादा आते हैं, यानी दो आते हैं। ये एक एग्जांपल है कि ग्राफिकली आप इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट हम लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो आप इसके तमाम एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड ज्यादा से